हेलो, कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का एग्जाम्पल करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दे रहे हैं और जो भी संभव हो सके थ्योरी भी हम आपको इसमें समझा दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो थ्योरी तो एक लिमिट में ही बता पाएंगे, आप लोग भी समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड इफ ए इज वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, जबकि ए और बी आपको दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करें। देखिए कितना आसान है कि वेक्टर ए का वैल्यू आपको दिया है ना, यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, जब बोर्ड में लिखिएगा तो गिवेन करके, गिवेन जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं एक बार, अगली बार से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। ए और बी दे दिया। इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इनका क्रॉस फाइंड करो, ए क्रॉस बी। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आप लोगों को आता भी है, हम बता भी रहे हैं। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो डिटर्मिनांट का साइन दे दीजिए। डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में i j k लिखिए, सेकेंड रो में a क्रॉस b है। तो पहला वेक्टर a हुआ ना, दूसरा वेक्टर b हुआ ना, तो सेकेंड रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट यानी i का, j का और k का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का 3 है। फिर थर्ड रो में सेकेंड वाला यानी वेक्टर b का कंपोनेंट कितना है, 3 है, 5 है, माइनस 2 है। अब आप इसको क्या करें, एक्सपेंड कर दें। तो एक्सपेंड हम लोग करते हैं फर्स्ट रो के थ्रू। ये हमारा फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है, इधर से एक्सपेंड करते हैं, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग थ्रू R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। और आप लोग डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने का रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले साइन कन्वेंशन लगाया जाता है। साइन कन्वेंशन मतलब शुरू में साइन कन्वेंशन कहता है कि सबसे शुरू में प्लस का साइन पुट करिए और उसके बाद अल्टरनेट चल जाइए। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब एक्सपेंड करिए तो i को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस i हो जाएगा। ये जो i है वो इस रो में है, i जिस रो में है उसको हटा दीजिए और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। क्या बचा, 1 3 5 माइनस 2 ना, लिख लीजिए 1 3 5 माइनस 2। फिर सेकंड के पास आइए, j को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस j आएगा। फिर j जिस रो में है उसको हटा दीजिए और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। क्या बचा, 2 3 3 माइनस 2, लिख दीजिए 2 3 3 माइनस 2 बचा, लिख दिए। फिर k को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस k हो जाएगा। और k जो है ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में हमने हटा दिया। क्या बचा, 2 1 3 5, लिख देते हैं 2 1 3 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, करिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -15। सॉल्व कर देते एक बार डिटेल में हम आपको, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 हो जाएगा, फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 हो जाएगा। फिर -j, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, -4 हो जाएगा। फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 हो जाएगा। फिर k,
इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा, फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो -17i हो गया, यहाँ -13 माइनस +13j हो जाएगा, और यहाँ पर से 7k हो जाएगा। देखिए A क्रॉस B फाइंड हो गया ना, लेकिन हमको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने देखा कि A क्रॉस B का जो वैल्यू आया आपका कितना आया, -17i + 13j + 7k आया ना। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, √i के कॉफिशेंट का स्क्वायर तो 289 हो जाएगा, j के कॉफिशेंट का स्क्वायर 169 हो जाएगा, k के कॉफिशेंट का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 9 9 18 9 27 6 4 10 10 18 2 20 1 2 3 3 2 5 507 आ गया। फैक्टराइज हो पाता है तो कर दीजिए, नहीं तो आपका यही वाला जो है आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, हमने डिटर्मिनेंट लगा के पहले क्रॉस निकाला, जब क्रॉस निकल गया बाद में आराम से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। समझ गए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सुनिए। कहता फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। यानी कह रहा है कि वो वेक्टर जो a + b और a - b पर परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। a + b और a - b के जो परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो निकाला जाए a + b, सबसे पहले निकाली। तो सबसे पहले हम लोग a + b निकालते हैं। a + b, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ देखिए b का वैल्यू दिया हुआ है। तो फाइंड करिए a + b। तो i वाले को i से तो ये हो जाएगा 2i, j को j से तो ये हो जाएगा 3j, और k को k से हो जाएगा 4k। फिर a - b फाइंड कर लीजिए। a - b का मतलब क्या हुआ, a में से b को माइनस करेंगे तो i में से आ गया तो 0 खत्म हो गया i वाला, j में से 2j गया तो -j हो जाएगा, और k में से 3k जाएगा तो -2k हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो i वाला पार्ट 0 हो गया ना, तो 0 × आप i करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि i में से i जाएगा तो 0 हो जाएगा, j में से 2j जाएगा तो -j हो जाएगा, k में से 3k गया तो -2k हो गया। निकल गया a + b और a - b। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले एक ऐसा वेक्टर पता करो जो a + b और a - b के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करिए कि आप कुछ नाम दे दो ना, ये जो a + b है इसका कुछ नाम दे दो, थोड़ी बड़ा लग रहा है देखने में, इसका नाम दे दो वेक्टर m, इसका नाम दे दो वेक्टर n। इसका मतलब अब जो है हमारा वेक्टर m बराबर कह सकते हैं 2i + 3j + 4k आया, और अब हमारा वेक्टर n = कह सकते हैं 0i - j - 2k आया ना। ये वेक्टर m और n का वैल्यू आ गया। तो हमने a + b को m माना हुआ है और a - b को n माना हुआ है। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर, याद रखिए, थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b को तो मान लो रिजल्ट r आ गया। ध्यान सुनिए, जिन दो वेक्टर को क्रॉस करने पर जो नया वेक्टर आता है वो नया वेक्टर अपने ही दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब यह r जो है वो a पर भी परपेंडिकुलर होगा और यह r जो है वो b पर भी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से सुनिए, जिन दो वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने पर जो नया वेक्टर आता है
वो नया वेक्टर अपने ही दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक उसी प्रकार उसी कंसेप्ट के आधार पर इन दोनों का परपेंडिकुलर लाना है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा। इन दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा। तो निकाल लीजिए ना m क्रॉस m, m क्रॉस n निकाल लीजिए, स्मॉल m लिख देते हैं, m क्रॉस n फाइंड कर लीजिए। तो क्रॉस अभी निकालना बताएं कि डिटर्मिनांट लगा दीजिए। डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में i j k, डिटर्मिनांट के सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट मतलब 2 3 4, थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर कंपोनेंट 0 -1 और -2। इसको एक्सपेंड करिए आई के थ्रू, है ना। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको पता है अभी तुरंत साइन कन्वेंशन लगाए थे। तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। बच्चों हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। ये आई हो गया, ठीक है। तो ये आई जिस रो में है उसको ढक दिए, जिस कॉलम में उसको ढक दिए। आई जिस रो में जिस कॉलम में उसको ढक, क्या बचा 3 4 -1 -2, 3 4 -1 -2 बचा। फिर माइनस को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे हो जाएगा। रो को ढक दिए, कॉलम को ढक दिए, क्या बचा 2 4 0 -2 बचा, 2 4 0 -2 बचा। फिर के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। जिस रो में उस कॉलम को ढक दिए 2 3 0 -1 हो जाएगा, 2 3 0 -1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। आई हो गया, इनसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर माइनस इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस के, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। हो गया ना। तो बताइए रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, रिजल्ट कितना आ गया। रिजल्ट देखिए कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका कितना -2i, हो जाएगा +4j और ये हो जाएगा -2k। यानी m और n पर जो परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर है वो m और n पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर यही है ना। एक काम करते हैं कि इस पूरे परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का कुछ नाम देते हैं, मान लो r। तो यहाँ भी r लिखाएगा, यहाँ भी वेक्टर r लिखाएगा, यहाँ भी वेक्टर r लिखाएगा, यहाँ भी वेक्टर r लिखाएगा। हो गया ना। यानी यही r जो है वो m और n पर परपेंडिकुलर होगा। m और n पर परपेंडिकुलर होने का मतलब m माने थे a + b को और n माने थे a - b को। इसका मतलब यही r जो है वो a + b और a - b पर परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन में तो यही कह रहा था ना कि a + b और a - b पर जो परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो a + b और a - b के परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर जो है आ गया। ध्यान से सुनिए, जब भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना होगा तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दीजिएगा। तो क्रॉस करने पर जो वेक्टर आएगा वो उन्हीं दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा जिन दोनों का आपने क्रॉस किया है। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो अब तो आसान हो गया, निकालो r कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है -2i है, +4j है, -2k है। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √i का कोएफिशिएंट स्क्वायर 4, j का कोएफिशिएंट स्क्वायर 16, k का कोएफिशिएंट स्क्वायर 4। तो कितना हो जाएगा -2i, फिर कितना हो जाएगा +4j -2k और नीचे में देख लीजिए कितना आ गया 16 4 20 4 24 हो गया। हो गया ना। आप इसको और सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं। कर देते और थोड़ा सा सॉल्व इसको। कितना आ गया हमारा, कितना आ गया देखिए -2i +4j -2k √24 आया है ना। -2i +4j -2k अपॉन √24 है।
है ना 24 को अगर लिखना चाहें 24 को तो 6 × 4 लिख सकते हैं ना। तो 6 का तो रूट आएगा नहीं, 4 का आ जाएगा 2। इसका मतलब 24 को 2√6 लिख सकते हैं। 24 को 2√6 लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर दीजिए। तो अलग करके जब ये इसको दीजिएगा तो -2i/2√6 हो जाएगा। फिर +4j/2√6 हो जाएगा। फिर -2k/2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आप बताइए। ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, -i/√6 हो गया। 2 × 2 = 4, 2/√6 हो जाएगा j। फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा k/√6 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर जो है फाइंड कर लिए। तो देखिए क्या किए, एक बार समझा देते हैं। a+b और a-b के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों का पहले नाम मान लिया m और n, यानी m और n पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और m और n पर परपेंडिकुलर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा। तो हमने इन दोनों का क्रॉस निकाल लिया, क्रॉस का नाम दे दिया r। तो क्रॉस निकाला तो r का वैल्यू आया इतना, आया ना। अब यही r जो है वो m और n पर परपेंडिकुलर है और क्वेश्चन में उसी का कह रहा था यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो r निकल गया, फिर उसका कैप निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यही है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ABC। कहता है कोई ट्रायंगल है जिनका एरिया फाइंड करना है और उनका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। तो चलिए कोई ट्रायंगल बना लीजिए। A दिया है 1 1 1, B दिया है 1 2 3, C दिया है 2 3 1। ठीक है, एक काम करिए दोस्तों, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, एकदम ध्यान से सुनिए, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो क्या करिएगा, जो ट्रायंगल का 3 साइड है उसमें से कोई 2 साइड फाइंड कर लीजिएगा। 3 में से कोई 2 साइड फाइंड कर लीजिए, आपका जो मन करता हो वो। 3 साइड में से कोई भी 2 साइड फाइंड कर लीजिए, आपको जो मन करे वो, है ना। तो चलिए एक काम क्या करते हैं, एक हम लोग BA फाइंड कर लेते हैं। AB भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक वेक्टर हम लोग BA फाइंड कर लेते हैं और एक वेक्टर BC फाइंड कर लेते हैं। एक BA और एक BC, कोई भी 2 साइड निकाल लेना है आपको। ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड निकाल लेना है। हमने एक BA और एक BC फाइंड करते हैं। चलिए BA फाइंड करते हैं। तो वेक्टर BA, जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो यही काम करिएगा, BA निकालना है। तो आप पर के एकदम तैयार हो चुके हैं कि BA निकालने के लिए A में से B माइनस करेंगे। और जिसको पता नहीं है वो पिछला वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। BA निकालना है तो A में से B माइनस करेंगे। तो A यहाँ है, B यहाँ माइनस करिए। तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 x वाला को माइनस किए है ना, तो x वाला की तरफ I होता है तो I लगा दीजिए, बस हो गया। 1 में से 2 गया तो -1, मतलब j हो गया। अब ये क्योंकि y वाला को माइनस किए तो माइनस करने के बाद y वाला में j लगा देंगे, k वाला को। तो 1 - 3 -2 k हो गया, हमारा वेक्टर AB आ गया। अब वेक्टर BC फाइंड करो। BC का मतलब क्या हुआ, C में से B माइनस करेंगे, करो माइनस C में से B, C में से B। तो 2 में से I गया, तो सॉरी 2 में से 1 गया तो 1 हो गया I। x वाला को माइनस करें इसलिए, y वाला को माइनस करिए। 3 में से 2 गया तो फिर से 1 बचा, मतलब j हो जाएगा। 1 में से 3 गया तो -2k हो जाएगा, है ना। माइनस करके I x वाला में I लगा दीजिएगा, y वाला में j और z वाला में k हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस निकालिए। अब क्या करिए आप, BA क्रॉस BC फाइंड करिए। ठीक है, चलिए फाइंड करते BA क्रॉस BC। BA निकालना है तो फर्स्ट में I J के तो लिखते ही हैं। BA क्रॉस BC निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट लगा करके फर्स्ट रो में I J के लिख दिए। अब सेकेंड रो में
सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसका कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट क्या, फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट 0 है, -1 है, -2 है। अब थर्ड में क्या लिखेंगे, सेकेंड का कंपोनेंट, सेकेंड में BC है, क्या है 1 है, -2 है। एक्सपेंड कर दो यार, एक्सपेंड करने के लिए साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे शुरू में यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ना। चलिए लगा दीजिए, एक्सपेंड करिए। तो आई प्लस आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई हो जाएगा। अब आई जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, ढक दिए। आई जिस रो में उसको और जिस कॉलम में उसको ढक दिए, क्या बचा, -1 1 -2 2, -1 1 -2 बचा। फिर जे से मुलाकात करते, जे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -j हो जाएगा। फिर ये रो ढक गया, ये कॉलम ढक गया, जे जिसमें था, क्या बचा 0 1 -2 2, 0 1 -2 -2। फिर के की बात करते हैं, देखिए के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आ जाएगा। के जिस रो में उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, क्या बता 0 -1 1 1, 0 -1 1 1। सॉल्व करिए इसको, कितना आगे सॉल्व करने पर बताइए। ये आई हो गया, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे +2, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, माइनस पहले से था +2 हो गया। फिर -j, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो हो जाएगा +2, ये k हो गया। इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4i - 2j, अब प्लस हो गया k। तो सुनो दोस्तों, अब क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड मतलब BA क्रॉस BC का जो भी वैल्यू निकला उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। BA क्रॉस BC का यही नहीं निकला है, मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16, j कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, k कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 1 21, तो √अंडर कितना आ गया 21। अब ध्यान से सुनिए, हम फिर दोबारा बताते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उस ट्रायंगल का 2 साइड फाइंड कर लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया BA और BC। जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 2 साइड हर हाल में फाइंड करिएगा। हमने BA और BC निकाल लिया, BA निकालना था तो A में से B माइनस निकाला, BC निकालना था तो C में से B माइनस करिए। कोई भी एरिया निकालने के लिए कोई भी 2 साइड निकाल सकते हैं। और जब दोनों साइड निकल जाए तो दोनों साइड का क्रॉस निकाल लीजिएगा। जब दोनों साइड फाइंड हो जाए उसके बाद क्रॉस निकाल लीजिएगा। और जब क्रॉस फाइंड हो जाए तो फिर क्रॉस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिएगा। और जब मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाए तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मित्रों बहुत आसान होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, जो निकाले हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC कर दीजिएगा, यानी 1/2। अब BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड है √21, आंसर आ गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। समझे, सिंपल। पहले 2 साइड निकाले, फिर दोनों साइड का क्रॉस किए, फिर क्रॉस करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकाले। और जब मैग्नीट्यूड निकाले तो फार्मूला में पुट कर दिया। फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ साइड का प्रोडक्ट, साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाफ। तो BA क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का रख दिए, सॉल्व हो गया। इस तरीके से ट्रायंगल का आप एरिया जो है फाइंड कर सकते हो। समझे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां भी देखिए सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो वो पैरेललोग्राम का पिक्चर तो ऐसा ही देखने में होता है, पैरेललोग्राम देखने में ऐसा होता है ना। इनका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट साइड हुआ। इसको आप लोग A कह सकते हो। A का जो वैल्यू आया है 3 है, J है, आप +4 के क्वेश्चन में दिया है। इसको आप B कह सकते हो।
बी का वैल्यू आई है, माइनस जे है और प्लस के है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है अगल बगल वाला, तो अगल वाला साइड का दे दिया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जब पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड करना हो तो सबसे पहले एडजेसेंट साइड का क्या करिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा। निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनांट, ठीक है। फर्स्ट रो में आई जे के लगाएंगे। जब भी किसी पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड दिया हुआ हो और उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले एडजेसेंट साइड का क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ए क्रॉस बी निकाल लें तो आई जे के लिख दिए। ए क्रॉस बी में ए पहले है तो ए का कोएफिशिएंट 3 1 4, फिर बी का कोएफिशिएंट 1 -1 1 हो गया। एक्सपेंड कर दो यार, बार बार तो तभी से यही क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं मित्रों। एक्सपेंशन बार बार नीचे कर रहे थे ना, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए कैसे, आई वाला है तो रो को ढक दिए, कॉलम को ढक दिए, बचा यही ना। सॉल्व करिए इसको, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब फिर माइनस, अब तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, तब +4 हो जाएगा, बात खत्म। फिर जे से मुलाकात करिए तो -j हो जाएगा। अब जे से क्या होगा, ये रो है ये कॉलम में ढक गया, बचा क्या 3 4 1 1 बचा ना। 3 ध्यान से देखिएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर माइनस लिखिए। आप फिर किसको मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 4 जा कितना हो जाएगा 4 हो गया डायरेक्ट। फिर के पास आइए, के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ढक दीजिए। क्या बचा बताइए, मल्टीप्लाई करिए 3 को -1 से तो हो गया -3, फिर माइनस, फिर माइनस, इस 1 को इस 1 से तो कितना हो जाएगा 1, बात खत्म। कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा 5i और ये हो जाएगा -1 मतलब +j हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 मतलब -4k हो जाएगा। हो गया। अब इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, यानी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। आता है निकालने, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 25, j के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, k का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा √ ये, अब 25 से 26 और 16, 26 और 16 42 हो जाएगा क्या जी, 42 हो गया, ठीक है। अब निकालिए एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बउआ फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपने निकाला √42 स्क्वायर यूनिट, आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल अभी तो कर लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज 10.4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहता फिर से वही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल में था कि फाइंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में i j k, डिटर्मिनांट के सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर यानी a का कंपोनेंट, a का कंपोनेंट कितना हो जाएगा कंपोनेंट 1, कोफिशिएंट लिखना है 1 -7 7, 1 -7 7। थर्ड में
सेकेंड का कंपोनेंट यानी बी का, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 और 2। सॉल्व कर एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के थ्रू। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, कर दे एक्सपेंड। चलिए तो आई को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये रो जिस रो में है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए। क्या बचा -7 7 -2 और 2। जे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे आ जाएगा, जिस रो में है जिस कॉलम में ढक दिए। क्या बचा 1732 1732। फिर के को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस क्या आ गया, रो और कॉलम को ढक दिए। क्या बचा 13। ऐसे ही नहीं कर रहे थे बार बार, जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकिए। 13 - 7 - 2 13 - 7 - 2। कुछ नहीं, बहुत आसान है एक्सपेंशन करना यार। जैसे मान लो ये आई जो है फर्स्ट रो में है, अगर आई के थ्रू मान लो ये वाला जो एक्सपेंड किए हैं, तो मान लो ये जो आई है वो फर्स्ट रो में है, ढक दो। और फर्स्ट कॉलम में है, ढक दो। जो बचा वो लिख दो, देखो लिखा हुआ है। ये जे जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में ढक दो, जो बचा हुआ वो लिख दो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो के है वो फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में ढक दो, जो बचा हुआ देखो यहाँ पर लिख दिए। अब सॉल्व कर दीजिए इसको आप, कितना हो जाएगा, ये आई इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा +14, फिर माइनस जे इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर प्लस के इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, मतलब हो जाएगा +21। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 0 × I कह सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा -19 ना, प्लस अब माइनस पहले से तब +19 जे हो गया। ये कितना हो जाएगा +19 के हो जाएगा। आगे A क्रॉस B मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब √I के कॉफिशिएंट 0 का स्क्वायर 0, के जे का कॉफिशिएंट 19 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 19 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 19 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 × 19 का स्क्वायर कर सकते हैं। 19 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 19, ये 2 तो रूट के अंदर फंस जाएगा, तो 19√2 स्क्वायर, सॉरी आंसर हो गया। इसलिए एरिया थोड़ी निकालना है, बस आंसर हो गया। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a + b एंड a - b। यानी a + b और a - b पर जो परपेंडिकुलर है वह वेक्टर निकालना है, और a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे कि यह क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में हम आपको करवाए हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले a + b फाइंड कर लीजिए, a + b, a का वैल्यू यहाँ है, b का वैल्यू यहाँ ऐड करिए, 3i और i हो गया 4i, 2j + 2j 4j, 2k - 2k जोड़ेंगे तो 0k हो जाएगा। चलो ठीक है, अब a - b फाइंड करिए, है ना, a - b, तो a में से b में को माइनस करिए, तो 3i - i 2i, 2j - 2j 0j हो जाएगा, और 2k - 2k कितना हो जाएगा, अब +4k हो जाएगा। हो गया। चलिए एक काम करिए, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका नाम मान लीजिए m दे देते हैं और इसका नाम जो है मान लीजिए n दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये वेक्टर m का जो वैल्यू है कितना हो गया, 4i हो गया +4j हो गया +0k हो गया, और n का वैल्यू कितना हो गया, n यही ना, 2i हो गया, 0j हो गया और 4k हो गया।
0 नहीं 4k हो गया। अब हमको इन्हीं दोनों का परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा। तो इन दोनों का क्रॉस करिए इन दोनों का क्रॉस। तो m क्रॉस n फाइंड करिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है डिटर्मिनांट का यूज़ किया जाता है, करते हैं ना, करिए। डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में i लिख दिए, j लिख दिए, k लिख दिए। सेकेंड रो में फर्स्ट का कंपोनेंट, फर्स्ट में m है, m का कंपोनेंट 4 4 0। थर्ड में n का कंपोनेंट, n कौन है, 2 है, 0 है, 4 है। तो एक्सपेंड करिए। एक्सपेंशन करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, है ना। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए। कितना करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा, तो i को प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा प्लस i, ठीक है। अब i वाला जो है इस रो में है, इस कॉलम में ढक दिए। क्या बचा, 4 0 0 4, 4 0 0 4। फिर j वाला, j को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस j हो जाएगा। j इस रो में है, इस कॉलम में ढक दिए। क्या बचा, 4 0 2 4, 4 0 2 4। फिर k की बात करते हैं, प्लस k को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस k हो जाएगा। k इस रो में है, इस कॉलम में है, ढक दिए। क्या बचा, तो क्या बचेगा देखिए 4 4 2 0, है ना, 4 4 2 0 बचा। सॉल्व कर दिया अब इसको, कितना आ जाएगा, ये 16 और ये 0 हो जाएगा, मतलब 16 i हो गया, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0। तो 16 मतलब माइनस 16 j हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा 0 ये वाला, और ये हो जाएगा -8, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके तब माइनस लिखते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और फिर माइनस, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, हो जाएगा -8k, ठीक है। अब हो गया। अब इन्हीं का कुछ नाम, फिर से नाम दे दीजिए। अब यही m क्रॉस n का जो आप m और n का जो क्रॉस निकाले हैं, जिसका नाम आपने r दिया, यही r जो है वो m और n दोनों ही पर परपेंडिकुलर होगा। अब इसी का कैप निकालना है, तो निकालिए कैप। कैप निकालना तो बड़ा आसान है। तो r कैप बराबर कितना होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो करिए, कैसे निकालिएगा, वेक्टर कितना है 16i माइनस 16j और -8k। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 256, j कोफिशिएंट का स्क्वायर 256 और k कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ऊपर में हो गया 16i माइनस 16j और -8k। और नीचे वाला को अगर ऐड कर लीजिए तो ऐड करने पर 6 6 12 4 16 मतलब 576 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये 16i माइनस 16j माइनस 8k और 576 का रूट कितना हो जाएगा 24, है ना। अलग अलग करना चाहते तो कर दीजिए, अलग अलग करिए। तो 16/24 हो जाएगा, 16/24 i हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा -16/24 j हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा -8/24 k हो गया। इसको कट करिए तो r 2/3 i हो गया, ये 2/3 j हो जाएगा और ये जो हो जाएगा -1/3 k हो जाएगा आंसर, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर ए, कहता है यह एक यूनिट वेक्टर है। ए जो है यूनिट वेक्टर है। सबसे पहला क्लू जो मिला वो कर लेते हैं। ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। मेक्स एंगल π/3 विथ आई। आई मतलब आई जो होता है वो x की तरफ होता है, मतलब यह वेक्टर ए जो है वो π/3 का एंगल i के साथ बनाता है, मतलब x के साथ बनाता है, ये एंगल x के साथ है। π/4 जे जो होता है वो y की तरफ होता है, मतलब y के साथ बनाता है।
एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के, और थीटा बनाता है के साथ, और के होता है जेड की तरफ, मतलब जेड के साथ। तो कोई वेक्टर है ए जो आई यानी एक्स, आई जो होता है एक्स की तरफ होता है, जे वाई के तरफ होता है, और के जेड की तरफ होता है। तो आई के साथ एंगल बनाना मतलब एक्स के साथ, जे के साथ एंगल बनाना मतलब वाई के साथ, और के साथ एंगल बनाना मतलब जेड के साथ। तो एक्स के साथ एंगल π/3 है, वाई के साथ एंगल π/4 है, और जेड के साथ एंगल थीटा दे दिया। देन फाइंड थीटा, थीटा निकालना है, एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ एंगल वेक्टर ए, और तब कहता है वेक्टर ए का कंपोनेंट भी निकालिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग थीटा पर फोकस करते हैं। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में कहा क्या किया गया है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे हम, तो ऐसे ही दिखा देते हैं जेड एक्सिस। अब कोई वेक्टर है ए, अच्छे तरीके से समझिए, कोई वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के साथ π/3 का एंगल, वाई एक्सिस के साथ π/4 का एंगल, और जेड एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाता है। तो कहता है इस थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, चलिए तो चलिए इस थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। थोड़ा सा पेन लाने चले गए थे, पेन थोड़ा खत्म हो गया। अब देखिए, ये जो वेक्टर है वो एक्स के साथ थीटा, वाई के साथ एक्स के साथ π/3, वाई के साथ π/4 और जेड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो कहता है तब कहता है ए फाइंड करो। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गया यार, नहीं हो गया? एक कंसेप्ट होता है डायरेक्शन कोसाइन का, एक कंसेप्ट होता है डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट क्या है तो समझिए। डायरेक्शन, भैया ये भी तो खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ध्यान से सुनिए। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? किसी वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल मालूम हो, जैसे यहां मालूम है एक्स के साथ π/3 है, वाई के साथ π/4 है और जेड के साथ थीटा है। तो मान ली, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जब किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल पता होता है, जब किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल पता होता है, तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल पता होता है, तो तीनों एंगल का कॉस ले लीजिए। सबसे पहले एक्स वाला का लीजिए, तो कॉस π/3, फिर वाई वाले का कॉस π/4, फिर जेड वाले का कॉस थीटा। इसी को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सभी एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका कॉस ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल, इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग एम बोलते हैं और इसको हम लोग एन बोलते हैं, है ना। अब एक और कंसेप्ट होता है भाई कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन को ऐड करके जोड़ेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आना चाहिए। इसका मतलब सिंपल हो गया, x का वैल्यू है cos π/3, मतलब हो गया cos स्क्वायर π/3, m का वैल्यू है cos π/4, हो गया cos स्क्वायर π/4, n का वैल्यू है cos थीटा, मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा। नहीं है, l के जगह पे cos π/3, m के जगह पे cos π/4 और n के जगह पे cos थीटा हो गया। इज इक्वल टू 1 सॉल्व कर लीजिए। cos π/3 का मतलब हो गया cos 60, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/3 60 हो गया। तो cos 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया ना। एक सेकंड, यहां वैल्यू गड़बड़ हो गया। cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4,
cos 45, π/4 का मतलब 45 हो गया, 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, फिर बगल में cos स्क्वायर थीटा है और फिर 1 है। चलिए cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, आप सबको भेजिए, RHS में 1 है ना, चलिए भेजिए, ये प्लस का 1/4 या माइनस में, प्लस का 1/2 या माइनस में 1/2 है ना। चलिए cos स्क्वायर थीटा हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस ये 4 से 4 कट गया, ऊपर में 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 -2 आ गया, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, आपको पता है रूट तो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि यहाँ से प्लस वाला मान लेंगे, सॉरी 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना भाई, तो रूट 1/4 का कितना होगा 1/2 होगा, लेकिन जब स्क्वायर से रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस में चढ़ता है, तो हमने कर दिया। इसका मतलब cos थीटा का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया प्लस में 1/2 और एक वैल्यू आ गया cos थीटा का माइनस में 1/2, है ना। अब सोचिए थोड़ा सा कि प्लस वाला वैल्यू पॉसिबल है कि माइनस वाला। क्वेश्चन में कह चुका है कि ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, क्वेश्चन में बोला है कि थीटा जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ 0 से 90 के बीच, और 0 से 90 के बीच का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कॉस निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब प्लस वाला लेके बढ़ेंगे। अब तो हो गया कॉस थीटा, अब 1/2 कहाँ पर होता है cos π/3 पर होता है, दोनों जगह से cos हट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/3 आंसर, है ना, सिंपल। समझे निगेटिव वाले को क्यों छोड़े, क्योंकि cos का जो एंगल है वो एक्यूट था, और एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से 90 के बीच, और 0 से 90 के बीच का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने माइनस वाले को छोड़ दिया, प्लस वाले को लेकर बढ़ा। तो 1/2 cos π/3 होता है, मतलब 60 डिग्री आ गया हमारा थीटा, दोनों तरफ cos हटा दिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा हमने डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट लगा दिया, और हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 होता है, फिर करके हमने सॉल्यूशन कर दिया, हमारा थीटा निकल गया। लेकिन अभी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्वेश्चन का एक और पार्ट क्या है तो सुनिए, कहता है हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट भी निकालना है, ए का कंपोनेंट। चलिए कंपोनेंट का मतलब हुआ आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट। कंपोनेंट का मतलब होता है, कंपोनेंट का मतलब हुआ आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट। कैसे निकलेगा मित्र, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेक्टर ए जो है इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। और एक बात सुन लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का 2 तरीका होता है। डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन हम आपको समझाए हैं, इसके निकालने का 2 तरीका। अब ये आपने एंगल वाला तरीका सीखा। एक तरीका होता है जब वेक्टर दिया रहेगा तब, तो जब वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटा देते हैं, और तब जाके जो बचता है उसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई जे के, ध्यान सुनिए, यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन में अगर यूनिट वेक्टर लगा दें, अगर डायरेक्शन कोसाइन में अगर आई जे के लगा देंगे तो कौन आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ध्यान से सुनो यार, जैसे मान लो तुमको, आपको कोई कहेगा, ध्यान समझिए, कोई कहेगा कि मान लो किसी वेक्टर का जो कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर जो है, कहेगा एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है ना, कैप दे देगा। तब मित्र डायरेक्शन कोसाइन जो होगा डीसी, डायरेक्शन कोसाइन, इसी में से आई जे के हटा दो, मतलब एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो सोचिए यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटाने से अगर डायरेक्शन कोसाइन निकल सकता है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर निकल सकता है। तो अभी आपने डायरेक्शन कोसाइन पहले निकाल लीजिए अभी इसका,
है ना, निकाल लीजिए डायरेक्शन कोसाइन। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, है ना, ये ना फॉर्मूला, ये है डायरेक्शन कोसाइन, लिख लीजिए कितना है, cos π/3 है, फिर कितना है, cos π/4 है, यहाँ है डायरेक्शन कोसाइन, और फिर बगल में cos थीटा है। ठीक है, चलिए cos π/3, cos π/4, और अभी आपने cos थीटा का वैल्यू निकाला, cos थीटा में थीटा निकाला कितना होता है π/3, तो यहाँ रख दीजिए π/3। ठीक है, π/3 का मतलब 1/2, ये 1/√2, और इसका मतलब ये 1/2 हो गया ना सब। ध्यान से देखिए, ये भी 1/2, ये हो गया 1/√2, और ये हो गया 1/2। सिंपल सी बात हो गया। अब इसी में क्या करो, आई जे के लगा दीजिए, आप आई जे के लगा दीजिए। तो देयरफॉर क्यों, क्योंकि ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन कोसाइन में अगर आई जे के लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/2i प्लस 1/√2j अब प्लस 1/2k हो गया हमारा आंसर, है ना। कंपोनेंट का मतलब आप पूछेगा तब लिख दीजिए, कंपोनेंट ऑफ ए। कंपोनेंट का मतलब हुआ आई कॉफिशिएंट, जे कॉफिशिएंट, के कॉफिशिएंट। आई कॉफिशिएंट 1/2, जे कॉफिशिएंट 1/√2, के कॉफिशिएंट 1/2 हो गया आंसर। तो ध्यान सुनिए, इधर वाला कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, एंगल जब दिया था तो फिर स्क्वायर करके ऐड किए, और सॉल्व स्क्वायर करके डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करते तो 1 आता है, फिर सॉल्व कर दिए, हमारा थीटा निकल गया। फिर इधर वाला में हमने क्या लगाया कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का 2 तरीका होता है। वेक्टर वाला तरीका कहता है कि अगर यूनिट वेक्टर मालूम हो जाए तो आई जे के हटा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया कि ए एक यूनिट वेक्टर था, तो ए को फाइंड करने के लिए हमने ए का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया, और डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर देखिए निकाले हुए थे, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया cos π/3, cos π/4 और cos थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू अभी हमको आया था π/3, सॉल्व कर दी, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन में ही अगर आई जे के लगा देंगे तो हमारा वेक्टर आ गया, और जब वेक्टर आ गया तो कंपोनेंट भी मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, सो दैट, प्रूफ करना है, इतना बराबर यह आना चाहिए, प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस वाले को लेकर बढ़िए। एलएचएस में लिखा हुआ है a माइनस बी का क्रॉस a प्लस बी से, तो करिए बारी बारी, ये डॉट प्रोडक्ट की तरह है नहीं जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा दे, बारी बारी करना पड़ेगा। तो a को a से क्रॉस हो जाएगा, a क्रॉस a हो गया, फिर a को b से, तो प्लस a क्रॉस b हो गया। चलिए अब करिए माइनस बी से, माइनस बी को इससे करेंगे तो माइनस बी क्रॉस a हो जाएगा, फिर माइनस बी को इससे करेंगे तो माइनस बी क्रॉस बी हो गया। हमने बारी बारी कर दिया, एक बार a से इन दोनों का, फिर एक बार b से इन दोनों का। आपको पता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, तो a क्रॉस a यह 0 हो जाएगा, b क्रॉस b यह भी 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी बचा कौन, तो a क्रॉस b बचा और माइनस बी क्रॉस a बचा। ठीक है, a क्रॉस b, ऐसा करते हैं इस b क्रॉस a को पलट के लिखते हैं, b क्रॉस a को a क्रॉस b, और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b को अगर b क्रॉस a लिखना हो, b क्रॉस a, तो ऑर्डर पलटने से माइनस लग जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब ऑर्डर पलटिएगा तो माइनस लग जाएगा, जब ऑर्डर पलटिएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी b क्रॉस a को जब a क्रॉस b लिखने जाइएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बताइए a क्रॉस b के को आ गया, 2 को आ गया, मतलब 2 इंटू a क्रॉस b हो गया प्रूफ।
कुछ नहीं करना था, सिंपली ए से इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, ए का ए से ए क्रॉस आ गया, फिर ए का बी से ए क्रॉस बी आ गया, फिर माइनस बी को ए से तो माइनस बी क्रॉस ए आ गया, फिर माइनस बी को बी से तो माइनस बी क्रॉस ए बी आ गया। सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है तो ए क्रॉस ए भी जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, खत्म। तो ए क्रॉस बी बच गया, माइनस बी क्रॉस ए लिख दिए, इसको जस का तस छाप दिए, इसको पलट के लिखे तो क्रॉस में पलटने से माइनस लग जाता है, पलट के जब माइनस लगाएंगे तो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब एक ही चीज दो बार आ गया तो लिख दिए, बराबर RHS प्रूफ हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों का क्रॉस जो है जीरो के इक्वल है। तो यार सिंपल है ना, क्रॉस मतलब डिटरमिनेंट, क्रॉस मतलब डिटरमिनेंट बराबर कितना, जीरो वेक्टर। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के लिख दिए, सेकेंड में फर्स्ट का कोफिशिएंट तो 2 6 27, 2 6 27। अरे ये एक वेक्टर यह है ना, दूसरा वेक्टर यह है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है ना, क्रॉस का साइन, तो डिटरमिनेंट लगा दिए, आई जे के लिख दिए, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट का कंपोनेंट और थर्ड रो में सेकेंड का, तो कितना हो जाएगा, आई कोफिशिएंट 1, जे कोफिशिएंट लैम्डा और के कोफिशिएंट म्यू, है ना। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। आप सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, करिए एक्सपेंड। यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, तो करिए एक्सपेंड। तो आई को प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा, है ना, आई को प्लस से मतलब प्लस आई। अब ये रो ढक गया, ये कॉलम ढक गया, कितना बच गया, 627 लैम्डा म्यू बचा ना, लिख दीजिए 627 लैम्डा म्यू। फिर जे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे हो गया। अब ये जिस रो में उसको ढक दिए, जिस कॉलम में उसको ढक दिए, क्या बचा, 227 1 म्यू, 227 1 म्यू। के की बात करते हैं, के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के, तो देखिए तो रो को ढक दिए, कॉलम को ढक दिए, कितना बचा, 261 लैम्डा प्लस के बचा और 261 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो वेक्टर। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दिया ना जीरो वेक्टर। हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं, क्वेश्चन में से ही निकाल के सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब करिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस ये हो जाएगा 27 लैम्डा आई हो गया, फिर माइनस हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 जे हो जाएगा। फिर देखिए उधर के, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 के इस तरफ लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। इजी का टू कितना बच गया, उधर जीरो वेक्टर बच गया। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं किया, अंदर वाले को सॉल्व कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस इसको से मल्टीप्लाई किए, इस तरफ से इस तरफ लिख दिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, जे को इस तरफ लिख दिए, यहाँ भी वही किए, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किए, आके को इस तरफ लिख दिए। अच्छा अब हमको बताइए एक बात, ध्यान सुनिएगा, इधर जीरो वेक्टर है, इधर जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ, इधर जीरो वेक्टर होने का मतलब हुआ, ध्यान सुनिए, तो ये जो जीरो वेक्टर है इसको हम लिखना चाहे तो 0i 0j और 0k लिख सकते हैं ना। मतलब आई जीरो वेक्टर में आई कोफिशिएंट भी जीरो होता है, जे कोफिशिएंट भी जीरो होता है और के कोफिशिएंट भी जीरो होता है ना। यानी इस जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आई वाला भी जीरो, जे वाला भी जीरो और के वाला भी जीरो। तो जब ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो जब ये दोनों वेक्टर बराबर है, ये वाला और ये जीरो वेक्टर, इसका मतलब इसका आई कोफिशिएंट कितना है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर इसका आई कोफिशिएंट। तो जीरो का आई कोफिशिएंट अभी देखिए हम आपको बताएं यहाँ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर इनका जे कोफिशिएंट -2
म्यू माइनस 27, इनका जे कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका के कॉफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस 6, इनका के कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे जब दो वेक्टर बराबर होता है तो LHS वाले वेक्टर का आई कॉफिशिएंट, जे कॉफिशिएंट, के कॉफिशिएंट RHS वाले के आई कॉफिशिएंट, जे कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट के बराबर होता है। तो इधर का आई कॉफिशिएंट ये था, लिख दिए, और उधर वेक्टर 0 है तो 0 वाले वेक्टर में तो आई कॉफिशिएंट 0 होगा, लिख दिए हम यहाँ पर, देख लीजिए बराबर करके। अब सॉल्व करिए, यहाँ से नहीं सॉल्व होगा, चलिए यहाँ सॉल्व करिए, सबसे आसान, कितना इजी वेब शुरू हो जाएगा, माइनस से खत्म हो जाएगा तो 2 म्यू माइनस 27 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, 27/2 आ गया। यहाँ से देखिए 2 लैम्डा इजिकल टू 6 आ जाएगा, यानी लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो हो गया हमारा आंसर, म्यू और लैम्डा निकालना था। समझें, इस वेक्टर को 0 के बराबर किए, 0 में 0 को हमने ऐसे लिखा, 0 में सब 0 है, आई कॉफिशिएंट भी, जे कॉफिशिएंट भी और के कॉफिशिएंट भी, तो कर दिए। इनका आई कॉफिशिएंट बराबर 0, इनका जे कॉफिशिएंट बराबर 0, इनका के कॉफिशिएंट बराबर 0, सॉल्व कर दिए, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है A डॉट B 0 है, A क्रॉस B भी 0 है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर A एंड वेक्टर B। तक कहता है A और B के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहला कंडीशन है कि A डॉट B 0 है ना, तो दो वेक्टर का डॉट 0 दो केस में होता है। पहला केस जब या तो दोनों वेक्टर 0 हो जाए या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, इन्हीं दोनों केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना यार, A डॉट B बराबर A का मॉड B का मॉड कॉस थीटा। तो A और B में से अगर कोई भी 0 हो गया फिर भी 0 हो जाएगा, या परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कॉस 90, कॉस 90 होता है 0 फिर भी 0 हो जाएगा। तो A डॉट B 0 होने का दो वजह है। फिर दूसरा कंडीशन है A क्रॉस B, A क्रॉस B 0 होने का भी दो वजह है। पहला वजह है कि वेक्टर A 0 हो जाए और वेक्टर B 0 हो जाए, और दूसरा वेक्टर वजह है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है आर कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब होता है एंगल 0 भी हो सकता है, कोलिनियर के केस में एंगल 0 भी हो सकता है और एंगल 180 भी हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें A का मॉड B का मॉड और साइन थीटा आता है। और साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा में अगर थीटा के जगह पर 0 रखें फिर भी 0 हो जाएगा, थीटा के जगह पर 180 रखें फिर भी 0 हो जाएगा, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 होने का जो दो वजह है, पहला वजह A 0 हो जाए या B 0 हो जाए, A 0 या B 0, कोई 0 होगा तो पूरा 0। और दूसरा वजह है कि जब A और B कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर का मतलब हुआ कि एंगल 0 या एंगल 180, एंगल यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 फिर भी 0, एंगल 180 मतलब साइन 180 फिर भी 0 होता है तो पूरा 0, है ना। तो A डॉट B 0 होने का ये दो वजह है, A क्रॉस B 0 होने का ये दो वजह है। अब कहता है कि इन दोनों वजह में से कॉमन वजह कौन सा है, जो दोनों में है कॉमन वजह। A 0 B 0 इसमें भी है, A 0 B 0 इसमें भी है, तो कॉमन वजह चुने। आप कहेगा सर कॉमन ही क्यों चुने, तो कॉमन इसलिए चुने क्योंकि देखिए आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे मैथ में कि A डॉट B और A क्रॉस B के बीच यहाँ एंड लिखा हुआ है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो इन दोनों में कॉमन है। तो A डॉट B का दो वजह, A क्रॉस B वाले का दो वजह, तो कॉमन वजह क्या हो गया, कॉमन वजह ये हो गया कि वेक्टर A बराबर भी 0 हो सकता है या वेक्टर B बराबर भी 0 हो सकता। हो गया आंसर। नहीं समझे,
डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का दो वजह, या तो वेक्टर ए जीरो हो जाए या वेक्टर बी जीरो हो जाए या दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का भी दो वजह, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए या दोनों कोलिनियर हो जाए। अब इन दोनों वजह में कॉमन कौन था, तो कॉमन ये वाला है, ए जीरो बी जीरो इसमें भी है और ए जीरो बी जीरो इसमें भी है। ठीक है, हो गया बात खत्म। तो कॉमन वाला आंसर क्यों किए, क्योंकि यहाँ देखिए ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के बीच एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब वही लेना है जो इन दोनों के लिए वैलिड हो, है ना। तो ले लिए दोनों के लिए वैलिड, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो वाला लिख दिए, आंसर हो गया। इस तरीके से बना सकते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।